Hello everyone and welcome to Academics with Rahul यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज हम CBSE क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करेंगे। ये क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पहले पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में हमने लैंड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, उसके बारे में स्टडी किया था। अब हम लैंडस्लाइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down a slope। जैसा कि मैंने बताया था, लैंडस्लाइड क्या होता है? ये मास मूवमेंट होता है। किसका मास मूवमेंट? बहुत सारे पत्थरों का, मलबे का, अर्थ के टुकड़े का एक स्लोप से गिरना, खिसक कर गिरना, उसको कहते हैं लैंडस्लाइड। दे ऑफ्टन टेक प्लेस इन अ कंजंक्शन विथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। ये ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे या तो वॉल्केनिक इरप्शन हो, यानी वॉल्केनो हो आसपास, या अर्थक्वेक के झटके की वजह से हो सकता है, या फिर बाढ़ आने से मिट्टी ढीली हो जाती है, इसीलिए वो लैंड खिसक जाता है अपनी जगह से। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। अगर बहुत लंबे समय तक बिना रुके बारिश होती रहे तो इससे भी एक हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम एंड इट्स बर्स्टिंग। जब ये लैंडस्लाइड रिवर्स के अक्रॉस होता है तो ये रिवर्स के फ्लो को रोक देता है। जब रिवर का फ्लो रुकता है तो इससे जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो रिवर हो सकता है ओवरफ्लो हो जाए, उसके वजह से उन्हें खतरा होता है, उनके सेटलमेंट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इन द hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that can often strike life and property and occupy a position of major concern। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में हिली टेरन लैंडस्लाइड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मेजर नेचुरल डिजास्टर है, यानी वहाँ का एक मेन डिजास्टर है जो कि डिस्ट्रक्शन लाता है प्रॉपर्टी का। ऐसा ही एक केस, एक मैसिव लैंडस्लाइड पंगी विलेज में हुआ था, जो कि रिकोंग पेव इन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। इसमें 200 मीटर्स ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड को डैमेज हो गया था। ऐसा ही एक मैसिव लैंडस्लाइड पंगी विलेज में आया था, जो कि रिकोंग पेव किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास में है। इससे हुआ क्या? जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, जिसे नेशनल हाईवे 22 भी कहा जाता है, वहाँ की 200 मीटर लंबे हिस्से को इसने डैमेज किया। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि पास में ही एक ब्लास्टिंग हुई थी, यानी बड़ा सा धमाका हुआ था, जिसके वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ था। Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby village. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life। इस ब्लास्टिंग की वजह से हुआ क्या? वो एरिया जो कि काफ़ी कमज़ोर था, लूज था, वो जल्दी ही कोलैप्स हो गया, गिर गया। उससे बहुत सारा डैमेज हुआ रोड को और उस गांव को। लेकिन शुक्र की बात ये थी कि उस गांव को पहले ही खाली करवा लिया गया था। मिटिगेशन मैकेनिज्म। अब ऐसा हम क्या करें जिससे लैंडस्लाइड से बच सके? Advancement in the scientific technology has empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them। Some broad mitigation techniques of landslide are as follows। जैसा कि साइंटिफिक टेक्निक्स इंप्रूव होती जा रही हैं टाइम के साथ, ये हमें हेल्प करती हैं हम उन फैक्टर्स को स्टडी कर सकें जिसके वजह से ये लैंडस्लाइड होता है। ऐसा ही कुछ टेक्निक्स यहाँ पर गिवन है। Hazard mapping to locate area prone to landslide, hence such areas can be avoided for building settlement। सबसे पहले तो हम ये चीज़ चेक करें कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे इजीली लैंडस्लाइड आ सकता है। ऐसे एरियाज में हम सेटलमेंट ना ही रखें तो अच्छा है, यानी लोग वहाँ पर ना रहें तो अच्छा रहेगा, ताकि वो खतरे में ना रहें।
कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, और हम कुछ वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर लें किसी हिल के किसी रोड के या विलेज के अराउंड, ताकि अगर लैंडस्लाइड वहां से होकर आता है तो वो वॉल उसे रोक ले, रिटेंट कर ले। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन कवर करें, यानी वहाँ पे ज़्यादातर पेड़ पौधे हों ताकि वो सॉइल को पकड़े रखें और वो इजीली फ्लो ना हो पाए। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल भी करना चाहिए ताकि लैंडस्लाइड का जो मलबा होता है, जो रेन वाटर के साथ और स्प्रिंग फ्लोज के साथ बहता हुआ आता है, उसको भी रोका जा सके। इस पिक्चर में अगर आप देख रहे हो तो एक रिटेंशन वॉल है जो कि इस रोड के यहाँ पर बनाई गई है। ये करती क्या है, यहाँ से जो हिल है इधर पर और इससे जो भी डिब्रिस आएगा इधर पे, ये वॉल रोक लेगी उसको, तो ये इस रोड पर नहीं आ पाएगा। हम नेक्स्ट रिसोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सॉइल, यानी मिट्टी। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनली सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है, वो पतली दानेदार सब्सटेंस की लेयर जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पर फैली हुई है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये जमीन से कनेक्टेड होती है, क्लोजली लिंक्ड होती है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि वहाँ की कैसे लैंड फॉर्म है वो डिसाइड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। हमारी जो मिट्टी होती है वो किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है और वेदर्ड रॉक से बनी होती है। अब ये वेदरिंग क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये हमारी सॉइल बनने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर किसी सॉइल में बैलेंस में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर है तो वो सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। वेदरिंग की डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। द ब्रेकिंग up and decay of exposed rocks by temperature changes, frost action, plant animal and human activity is called weathering। यानी वेदरिंग वो प्रोसेस है जैसे सॉइल बनती है, लेकिन कैसे बनती है, जब जो हमारे पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे करके टूटते हैं। किससे टूटते हैं, या तो टेम्परेचर से टूट जाते हैं, या तो बर्फ़ की वजह से टूट जाते हैं, या प्लांट या एनिमल्स के द्वारा भी टूट सकते हैं, या ह्यूमन एक्टिविटी से टूटते हैं। ये सब एक्टिविटीज से ये टूट कर धीरे धीरे छोटे छोटे होकर सॉइल का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारी सॉइल बनती है। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने के लिए हमें कई सौ साल लग जाते हैं। आप ये सॉइल प्रोफाइल देख रहे हो, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल होता है कि सॉइल की लेयर्स होती हैं जो डिफरेंट, वो होता है सॉइल प्रोफाइल। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस होता है और जो वेजिटेशन होती है, सारी पेड़ पौधे जो होते हैं इसी में लगे होते हैं। फिर आती है सब सॉइल जो कि है नेक्स्ट लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। थर्ड लेयर होती है वेदर्ड रॉक मटेरियल, यानी जो जिस पत्थर से ये सॉइल बनी है वो उसका वेदर्ड रॉक, टूटा हुआ पत्थर होता है तीसरी लेयर में। और जो फोर्थ लेयर होती है वो होती है पेरेंट रॉक, यानी वो रॉक जिससे ये सॉइल बनी है। तो सॉइल प्रोफाइल में ये फॉलोइंग लेयर्स होती हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन कैसी होगी ये किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आप वो पढ़ेंगे। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिकल फैक्टर्स। सबसे पहला मेजर फैक्टर जो होता है वो होता है कि हमारा पेरेंट रॉक कैसा है। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स जैसे ही हम लोग होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम में आती है। इन द सेम वे जो हमारी सॉइल होती है वो किस टाइप की होगी, ये किस पर डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बनी है। जिस भी टाइप के रॉक से वो बनी होगी, उस रॉक में जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी सॉइल में होगी। Other factors are the topography, role of organic matter, time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. कुछ other factors क्या हैं, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, वहाँ का ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है, और कितना टाइम लगा उस सॉइल को बनने में, ये भी डिसाइड करता है कि सॉइल कैसी होगी। और ये सब चीज़ें प्लेस टू प्लेस चेंज होती हैं। अब ये जो नीचे फ्लो चार्ट गिवन है हम उसको स्टडी करते हैं। तो पहले फैक्टर जो है पेरेंट रॉक, इसको स्टडी करते हैं। पेरेंट रॉक क्या क्या डिटरमाइन करता है, पेरेंट रॉक ये डिटरमाइन करता है कि हमारी सॉइल का कलर कैसा होगा। जैसा
स्टोन होगा, जैसा रॉक होगा जिससे वो सॉइल बनी है उस वैसा ही कलर उस सॉइल का भी होगा। अगर वो रेड स्टोन से बनी होगी तो वो रेड कलर की होगी, अगर वो ब्लैक से बनी होगी तो वो ब्लैक कलर की होगी। यानी सॉइल का जो कलर है वो कौन डिटरमाइन करता है? पेरेंट रॉक। और क्या डिसाइड करता है? वो टेक्सचर डिसाइड करता है, उसका टेक्सचर कैसा है। ये डिसाइड करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके अंदर क्या मिनरल्स होंगे। अगर किसी रॉक के अंदर ज़्यादा आयरन है तो सॉइल के अंदर भी ज़्यादा आयरन होगी जिससे बनी है वो। और परमिएबिलिटी भी डिसाइड करता है कि उस रॉक उस सॉइल में परमिएबिलिटी कितनी होगी। परमिएबिलिटी मतलब उसमें से कितना वाटर या एयर पास हो सकती है। ये दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट किस तरह से डिसाइड करता है कि सॉइल कैसी होगी? टेम्परेचर डिसाइड करके। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कैसा है, कहीं पर रेनफॉल कैसी है, या वहाँ पे जो ह्यूमस है, ह्यूमस आप जानते हैं क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी जो भी अ, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बोन्स होती हैं। जब एनिमल्स डिकम्पोज होता है तो उससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है उसे कहते हैं ह्यूमस। तो वहाँ का ह्यूमस फॉर्मेशन कैसा है, किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। हमारा तीसरा फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ यानी कोई कितनी ऊंची जगह होगी या फिर डिप्रेस जगह होगी वैली की तरह पे, जैसे एल्टीट्यूड, स्लोप, ये सब क्या डिटरमाइन करता है कि सॉइल कहाँ इकट्ठी होगी। जैसे अगर कोई जगह बहुत ज़्यादा नीचे है, गहराई में है, तो सारी जो पहाड़ से आ रही होती ऊंचाई से सॉइल आ रही होगी वो सारी कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? उस एरिया में, डिप्रेस्ड एरिया में। और क्या डिसाइड करता है? फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या बताते हैं कि ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जो भी प्लांट और एनिमल मर जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं। यही ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस कहलाता है। और फ्लोरा फोना यही डिसाइड करते हैं कि ह्यूमस कैसा होगा। और फिर लास्ट फैक्टर है टाइम, क्योंकि टाइम से भी डिपेंड होता है कि सॉइल कैसी होगी। ये सॉइल की थिकनेस डिटरमाइन करता है। आपको पता है अगर रॉक्स टूटे टूटे हैं तो बड़े टुकड़ों में होंगे, लेकिन टाइम के साथ वो छोटे 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 होते जाएंगे, वेदरिंग उनकी होती जाएगी। तो टाइम भी डिसाइड करेगा कि सॉइल कैसी होगी। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को नुकसान, और कंजर्वेशन यानी उसका बचाव, हम किस तरह से उसको बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इरोजन होना जो मैंने अभी बताया था, यानी टॉप फर्टाइल लेयर जो सॉइल की होती है उसका वॉश अवे हो जाना, हट जाना ऊपर से, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। और उसका डिप्लीशन, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल रिस्क फैक्टर्स कैन लेड टू both humans and natural factors can lead to degradation of soil. Factors which led to the soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer or pesticide, rainwash, landslide and flood. बोथ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर ये दोनों ही सॉइल की को बर्बाद करते हैं, डिग्रेड करते हैं, उसकी क्वालिटी को कम करते हैं। कैसे? अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, यानी पेड़ काटते जा रहे हैं, या फिर किसी एरिया पे ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर बारिश से ऊपर की लेयर उड़ जा रही है, रेन वॉश हो जा रहा है, लैंड स्लाइड की वजह से और फ्लड की वजह से, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? सॉइल की क्वालिटी को लो कर देते हैं, उसे डिग्रेड कर देते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोसेस नीचे गिवन है, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। मुल्चिंग में करते क्या है? यानी वो एरिया जहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर रहे हैं, यानी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और बीच का आसपास का एरिया जहाँ पे प्लांट नहीं है, वो खाली ग्राउंड में ये लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉ बिछा देते हैं। स्ट्रॉ मतलब भूसा टाइप की चीज़, ताकि जो सॉइल की मॉइस्चर है वो बनी रहे। तो मल्चिंग प्रोसेस से हम सॉइल की क्वालिटी को बनाए रख सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है काउंटर बैरियर्स। इसमें क्या होता है? स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स along counters. Trenches are made in front of barriers to collect water. पहले कॉन्टूर समझिए कि कॉन्टूर क्या होता है। सपोज ये एक हिल है, एक हाईलैंड है, तो ये कुछ लाइंस है, ये वाली लाइन यहाँ की हाइट बताती है, ये इतना ऊपर है, ये उससे भी ऊंची है, ये उससे भी ऊंची है, ये उससे भी ऊंची है। यानी कॉन्टोरिंग का मतलब आप ये समझ सकते हो कोई जगह किसी दूसरी जगह से कितनी ऊंची या कितनी नीची है, वो कितनी हाई या कितनी लो है, ये हमें कॉन्टोर से पता चलता है। तो ये जो टेक्निक है कॉन्टोर बैरियर्स, इसमें करते क्या है?
स्टोन्स, ग्रास, सॉइल, इस सब का हम इस्तेमाल करके बैरियर्स बनाते हैं। बैरियर किसका? ताकि कोई भी पानी का फ्लो हमारी सॉइल को बहा के ना ले जाए ऊपर के पार्ट को। तो हम बैरियर टाइप के बना देते हैं जिससे पानी की स्पीड कम हो जाए टकरा टकरा कर उन बैरियर से, और वो इजीली उनको ना बहा पाए। इन बैरियर्स के सामने हम कुछ ट्रेंचेस भी बना देते हैं। ट्रेंचेस क्या होता है? ट्रेंचेस गड्ढे होते हैं जो इन बैरियर्स के ठीक सामने बनाए जाते हैं ताकि जो पानी आ रहा है ऊपर से वो इन्हीं में कलेक्ट हो जाए सारा, और वो आगे चल के हमारी टॉप सॉइल को वॉश अवे ना कर पाए। जैसा कि अगर सपोज कुछ इस तरह का लो एरिया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैरियर बना देंगे ताकि जो वाटर आए वो यहाँ पर बना देंगे कि ट्रेंच, खाली एरिया। जब जो भी वाटर आएगा वो ऐसा आता हुआ इसमें भर जाएगा और इस पे टकराएगा, तो यहाँ जो हमारे प्लांट होंगे उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस फ्लोइंग वाटर का। इस तरीके से कॉन्टोर बैरियर्स बनाए जाते हैं। अगली टेक्निक है रॉक डैम। रॉक डैम तो आप जानते होंगे। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इसमें क्या करते हैं, हम पत्थरों को एक साथ रख देते हैं ग्रुप में, ताकि उससे जो वाटर की स्पीड है, फ्लो है, वो स्लो हो जाए। उससे हमारी सॉइल इजीली वॉश अवे नहीं हो पाती है। अगली टेक्निक है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उसमें करते क्या है, इसको स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जो हिल्स होते हैं उनमें स्लोप्स होते हैं। अगर स्लोप्स में बारिश होती है तो पूरा का पूरा पानी फ्लो करते हुए उस स्लोप से नीचे की तरफ आएगा, वो इतनी स्पीड से आएगा कि ऊपर की टॉप लेयर को बहा के ले जाएगा। उससे बचने के लिए हम जो फार्मिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि सपोज अगर ये स्लोपिंग एरिया है, यहाँ से अगर पानी बह के आएगा तो वो सब कुछ बहा ले जाएगा। तो हम करते क्या हैं कि इस पे इस तरीके की फार्मिंग करते हैं, यानी इसी स्लोपिंग एरिया को हमने कुछ इस तरीके का बना लिया है और इनके ऊपर प्लांट को ग्रो किया जाता है। जब वाटर आता है तो वो उसका फ्लो ऐसे गिर के फिर सीधा हो जाता है ये, तो उसकी फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ करता है, फिर उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज प्लेन एरिया मिल जाता है। फिर इस तरीके से उसका जो फ्लो है वो हर एक स्टेप पर कम होता जाता है, और जो हमारे प्लांट की टॉप सॉइल थी वो इजीली वॉश अवे नहीं हो पाती है। इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग, यानी हम फ्लैट स्टेप्स, सीढ़ियों की तरह स्टेप्स बना देते हैं हिली एरियाज में। ये देख सकते हो आप, टेरेस फार्मिंग की फोटो है, स्टेप्स टाइप के बनाए गए हैं, देखिए। नेक्स्ट टेक्निक है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या किया जाता है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अगर हम किसी एक टाइप के सॉइल प्लांट को, क्रॉप को लगा देते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, इसके बाद वो सूख जाएगी और फिर उस पर कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। तो हम करते क्या है, इस तरीके से क्रॉपिंग की जाती है कि अगर एक क्रॉप, जैसे एक क्रॉप की जो लाइफ टाइम है 2 to 3 मंथ्स वो खत्म होने वाली है, उसके पहले ही एक दूसरी क्रॉप लगा दी जाती है ताकि कभी भी जो हमारा एरिया है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, वो खाली ना रहे, कुछ ना कुछ उसमें ग्रो होता रहे। तो इससे क्या होगा, अगर ये प्लांट सूख जाएंगे तो वहाँ की रूट हट जाएंगी। रूट हटने से क्या होगा, जो सॉइल होगी वो लूज़ हो जाएगी, और जब वो जो हमारी सॉइल है वो लूज़ होती है तो क्या होता है, ऊपर से इजीली वो सॉइल इरोजन हो जाता है, वॉश अवे हो जाती है उसकी लेयर। तो उसको बचाने के लिए हम क्रॉपिंग ऑल्टरनेट रोज पर ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ताकि हर एक टाइम पे कोई ना कोई क्रॉप जरूर हो। जैसे एक क्रॉप मर गई तो उसकी जगह पे पहले से ही एक क्रॉप उग रही होती है, फिर जब वो मरने वाली होती है तो दूसरी क्रॉप लगा दी जाती है, इस तरह से। तो ऑल्टरनेट रोज में, ऐसे एक रो में हमने ये वाली क्रॉप लगा दी जो कि अभी नहीं मरेगी, दूसरे में ये लगी है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। Contour plowing. Plowing parallel to the contours to hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. Plowing parallel यानी हम इस तरह से जुताई करते हैं खेत की। जुताई मतलब क्या होता है, यानी ज़मीन को खाड़ कर उसमें बीज बोना, उसे कहते हैं जुताई करना। तो जो प्लोइंग की जाती है लैंड की, वो कॉन्टोर के हिसाब से की जाती है ताकि वही टेरेस फार्मिंग की तरह कि जो वाटर का फ्लो है वो स्लो डाउन हो सके। फिर आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या जाता है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो खेतों के बीच में या अराउंड लगाए जाते हैं। इससे होता क्या है, जो हमारी तेज़ हवा होती है वो प्लांट तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ये पेड़ उसको बचा लेते हैं, एक शेल्टर की तरह काम करते हैं। तो जो फास्ट फ्लोइंग
एयर है, वो विंड है, वो प्लांट पर या हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती इन शेल्टर बेल्ट की वजह से। आप अगर बगल में फ़ोटो देख रहे हो तो ये बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि खेत के बगल में लगाए गए हैं ताकि शेल्टर बेल्ट की तरह काम कर सकें ये। यहाँ तो यहाँ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 की लिंक अपलोड होते ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो।